नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दयानिधि इंदिरा IVF पटना से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों के बीच रखने के लिए, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सीमेन एनालिसिस। लेकिन दोस्तों, इस टॉपिक पे बात शुरू करने के पहले मैं बस आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना से जंग हमारी जारी है और अब कोरोना की लड़ाई तीसरे फेज में पहुंच चुकी है। और बहुत सिटी से, बहुत जगहों से, बहुत राज्यों से ये न्यूज आ रहा है कि वहां पर इस त्योहार के चलते, फेस्टिवल के चलते, भीड़ भाड़ के चलते, क्योंकि मार्केट खुल चुके हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं, तो जो कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है और उससे हमको बचना है। बस मैं आप लोगों से यही 2-3 रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बिना काम कभी भी बाहर ना निकलें। अगर आपको बेवजह बिना काम के बाहर निकलने में बेटर है कि आप ना निकलें। और अगर आपको किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो हमेशा मास्क का प्रयोग जरूर करें। मतलब सार्वजनिक जगहों पे मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखें, वो हमारे अपने सुरक्षा के लिए है। दूसरी है, सामाजिक दूरी का पालन करें। जहां भी जाते हैं अपने आप को हम एक दूसरे से 1 से 2 मीटर की दूरी अवश्य बना के रखें। और इसके साथ साथ अपने पास हमेशा एक सैनिटाइजर का एक बॉटल साथ में रखें और अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करें। ये 2 से 3 चीजें अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो मेरा ये विश्वास है कि हम इस कोरोना के जंग को जरूर जीत सकते हैं। क्योंकि सावधानी ही बचाव है, अपने आप को हमें सावधान रखना है और इस कारण से हम कोरोना के जंग से जरूर जीत सकते हैं। तो मेरा यह आग्रह है, निवेदन है कि इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अब आइए हम बात करते हैं जिस टॉपिक पे, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सीमेन एनालिसिस। लेकिन दोस्तों, उसके पहले अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ और जानकारी चाहिए, अगर मैं कुछ मिस कर गया या कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं सीमेन एनालिसिस। तो सीमेन होता क्या है और इसका हमारे जो निसंतान जब दंपति इलाज के लिए आते हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि सीमेन एक विस्कस फ्लूइड है जो पुरुष के वीर्य के माध्यम से, पुरुष में वीर्य के रूप में बाहर निकलता है और इसमें बहुत सारे शुक्राणु प्रेजेंट होते हैं और किसी भी जब और संतान प्राप्ति के लिए ये शुक्राणु बहुत ही जरूरी माने जाते हैं। अक्सर जब कोई निसंतान दंपति हमारे बीच आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी कुछ जांचें करवाते हैं, क्योंकि हमको ये पता करना होता है जो निसंतानता है वो किस कारण से होता है। तो हम पुरुष में जो सबसे पहले जांच करते हैं वो सीमेन की जांच करते हैं और महिलाओं में हम लोग उनके अंडे, बच्चेदानी और नली की जांच करते हैं। और हम लोगों ने ये पाया है, या ये बोले कि वैज्ञानिक शोध ने ये प्रमाणित किया है कि निसंतानता के लिए सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि पुरुष भी बराबर रूप से जिम्मेदार होते हैं। और 40% केस में पुरुष में प्रॉब्लम होती है, 40% केस में महिलाओं में प्रॉब्लम होती है, 10% केस में दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और 10% केस में हम लोग सारा रिपोर्ट नॉर्मल पाते फिर भी संतान प्राप्ति। तो अब हम बेसिकली बात करते हैं सीमेन पे। तो जो सीमेन का जांच है, जो शुक्राणु की जांच है, ये बहुत ही सिंपलेस्ट जांच माना जाता है। इसका मतलब है कि इतना सिंपल है कि इसके लिए ज्यादा खर्च की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसका मुश्किल से 300 से 500 रुपए में हम लोग जांच करते हैं। किसी भी आप
एक्सपीरियंस जो आपके अच्छे लेबोरेटरी हैं वहां पे जांच करवा सकते हैं। उसमें पुरुष को सीमेन जो है वो वीर का नमूना या सीमेन देना पड़ता है, और जब वो सीमेन लेबोरेटरी में आता है तो हमने इसकी जांच को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस, मतलब जिस जांच को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, और उसी में कुछ शुक्राणु की जांच होती है जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो वीर्य का नमूना होता है उसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 से 7 दिनों का एक जो सेक्सुअल एब्सटिनेंस पीरियड या सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो उसका गैप जो है 2 से 7 दिनों का होना चाहिए एक प्रामाणिक रिपोर्ट देने के लिए। यानी अगर आपको कभी भी हम लोग शुक्राणु की जांच के लिए बोलते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो आपका सेक्सुअल एब्सटिनेंस पीरियड हो वो 2 से 7 दिनों का हो। दूसरा, जब आप वीर्य का नमूना देते हैं, शुक्राणु की जांच के लिए देते हैं लेबोरेटरी में, तो उसके बाद हम फर्स्ट चीज देखते हैं लिक्विफेक्शन टाइम। लिक्विफेक्शन टाइम क्या होता है कि जब भी हम जैसे सीमेन इजैकुलेट होता है तो वो एक कोएगुलम फॉर्म कर लेता है, और ये कोएगुलम जो है कुछ मिनटों के बाद 15 से 20 या 25 मिनट के बाद ये लिक्विफाई होता है और फिर एक कंसिस्टेंट जो है कि लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम लिक्विफेक्शन टाइम बोलते हैं। तो जो लिक्विफेक्शन टाइम होता है वो WHO के अनुसार 15 से 30 मिनट तक होना चाहिए, और अगर कभी कभी लिक्विफेक्शन टाइम अगर आपका एक्सटेंड होता है तो ये एक निसंतानता या संतान प्राप्ति नहीं होने का कारण हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है कि नेचुरली जब सीमेन महिला के गर्भाशय में डिपॉजिट होता है, जब सर्विक्स में डिपॉजिट होता है, तो उसके बाद ये जो लिक्विफेक्शन है ये नहीं हो पाता है, जिसके कारण से ये जो सीमेन है उस जो लिक्विड है उस कोएगुलम को तोड़ करके बाहर नहीं निकल पाता है और वो अंडे तक नहीं पहुंच पाता। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो एक जो फाइंडिंग हम लोग देखते हैं वो है कलर। तो आइडियली एक सीमेन सैंपल का जो कलर होना चाहिए वो ग्रे ऑपेलसेंट होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी कलर होता है तो एक एबनॉर्मेलिटी को शो करता है। जैसे कि मैं बोलूं अगर उसमें रेडिश कलर शो कर रहा है, रेडिश कलर मतलब कहीं ना कहीं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंजुरी है, जिसके कारण से ब्लड जो है वो सीमेन में मिक्स हो रहा है, कंटामिनेट कर रहा है उसको, जो एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है। उसी तरह से अगर जो शुक्राणु और जो वीर्य का कलर अगर येलो कलर है, इसका मतलब ये भी एक गुड साइन नहीं है, मतलब देयर इज सम एबनॉर्मलिटी। और कभी कभी ये एबनॉर्मलिटी जॉन्डिस के केस में भी हो सकता है, या अगर आप कोई विटामिन वगैरह ले रहे हैं उस कारण से भी ये कलर हो सकता है। और तीसरा जो सबसे फ्रीक्वेंटली रीजन है वो है यूरिन का कंटामिनेशन, कि जो हम सीमेन आप अगर इकट्ठा कर रहे हैं, जब आप कलेक्ट कर रहे हैं उस समय हो सकता है कि यूरिन का कंटामिनेशन आपके सीमेन सैंपल में हो गया है, जिसके कारण से कलर चेंज हो गया। बट इस कारण से कभी कभी क्या होता है कि जो आपके शुक्राणु की जो गतिशीलता है वो लगभग समाप्त हो जाती है, क्योंकि यूरिन का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, और आइडियली जो शुक्राणु जो सीमेन सैंपल का होता है वो अल्कलाइन होता है। तो फर्स्ट थिंग हमने देखा लिक्विफेक्शन टाइम, फिर हम लोग कलर पे आए। तो हम लोग पीएच की बात करते हैं, तो जो एक नॉर्मल सीमेन सैंपल है उसका पीएच अल्कलाइन होना चाहिए, ये एसिडिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका नेचर एसिडिक होगा तो उसके कारण से आपके शुक्राणु की जो 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 डैमेज होने की चांसेस है, शुक्राणु का जो गतिशीलता है, उसका जो मॉर्फोलॉजी वो डेफिनेटली पुअर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी जो है वो एक कंसिस्टेंसी को बोलते हैं, और आइडियली विस्कोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीमेन एनालिसिस जब करते हैं तो। और इसको चेक करने का एक बहुत सिंपल मेथड है, जिसमें हम लोग आपके सीमेन सैंपल को एक ड्रॉपर से हम उसको एस्पिरेट करते हैं और एक हाइट से हम इसको ड्रॉप करते हैं। अगर ये ऊपर से ड्रॉप के रूप में नीचे ड्रॉप वाइज गिर रहा है, इसका मतलब आपका जो जो विस्कोसिटी है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर ये
गिराने के वक्त एस्पिरेट करके जब रिलीज करते हैं हाइट से, तो एक अगर थ्रेड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका सैंपल जो है वो नॉर्मल विस्कस नहीं है, यानी इसका विस्कोसिटी ज्यादा है। तो अगर आपका जो थ्रेड फॉर्मेशन 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो हाईली विस्कस सैंपल है। अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो मॉडरेट विस्कोसिटी। अब इसको वेरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझिए कि विस्कोसिटी क्या होता है, कि जो कंसिस्टेंसी हुआ, तो जब ये ज्यादा विस्कस सैंपल होता है तो जो उसमें शुक्राणु प्रेजेंट होते हैं वो उस पूल को, जो सीमेंट का पूल है, उसको कभी भी तोड़ करके कंसिस्टेंसी को बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण से वो महिलाओं का जो एक जो नली होता है, जहां पे शुक्राणु जो अंडे जहां फर्टिलाइज होने चाहिए फैलोपियन ट्यूब में, वहां पर ये शुक्राणु नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से संतान प्राप्ति नहीं हो पाती। ये जो 4 चीजें मैंने बताई, ये हम नेकेड आई से एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी सीमेंट सैंपल में। अब उसके बाद की जो जो डिटेल एनालिसिस के लिए हमको एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। इसमें मेनली हम 4 से 5 चीजों को देखते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, या कुछ लोग इसको स्पर्म काउंट बोलते हैं, या स्पर्म डेंसिटी बोलते हैं, तीनों एक ही चीज होता है। इसमें हम शुक्राणु के टोटल संख्या को काउंट करते हैं, और WHO के अनुसार अगर किसी के शुक्राणु की संख्या 15 मिलियन या उससे ज्यादा, 15 मिलियन पर ml या उससे ज्यादा है, इसका मतलब वो एब्सोल्युटली नॉर्मल माना जाता है। या 39 मिलियन पर इजैकुलेट है, तो यानी कि जो स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन आइडियल होना चाहिए वो 15 मिलियन पर ml या 39 मिलियन पर इजैकुलेट होना चाहिए। उसके अलावा हम लोग शुक्राणु की गतिशीलता की जांच करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो शुक्राणु प्रेजेंट है सीमेंट सैंपल में, उसमें कितने शुक्राणु मोटाइल हैं, यानी जिसमें जो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। और इसका जो नॉर्मल WHO क्राइटेरिया है वो है 40% से ज्यादा शुक्राणु गतिशील होने चाहिए। इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है और कितने नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। प्रोग्रेसिव मतलब ये हो गया कि कितने शुक्राणु अपने जगह को छोड़ करके दूसरे जगह मूव कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, और नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब हो गया कि शुक्राणु मूव तो कर रहे हैं, लेकिन वो यादव उसके हेड में या टेल में मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन वो अपनी जगह को छोड़ के दूसरे जगह को पर नहीं जा पा रहे हैं, तो उसको हम नॉन प्रोग्रेसिव बोलते हैं। ये दोनों मिलाकर के आइडियली 40% होना चाहिए, या कम से कम जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है वो 32% से ज्यादा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वाइटलिटी की, जिसको हम लोग वाइबिलिटी भी बोलते हैं। ये आइडियली देखा गया है कि WHO के अनुसार 58% से ज्यादा होना चाहिए, और ये नॉर्मली शो करता है कि कोई भी स्पर्म डेड है या लाइव है। और उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण जो हम लोग जांच करते हैं वो करते हैं स्पर्म मॉर्फोलॉजी, मतलब आपके शुक्राणु दिखने में कैसे हैं। मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊं तो नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी शुक्राणु में एक हेड होता है, एक नेक होता है और टेल होता है। आइडियली हेड का जो साइज है, वो जो लेंथ है वो 4 to 5 माइक्रोमीटर होना चाहिए, और जो विड्थ है वो 3 to 4 माइक्रोमीटर होना चाहिए। नेक रीजन 1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, और पूरा जो टेल होता है वो 50 to 60 माइक्रोमीटर होता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो इसके बारे में है कि स्पर्म को या शुक्राणु को हमारे शरीर का सबसे छोटा सेल माना जाता है, मतलब, और जो हमारे अंडे होते हैं, जो महिलाओं के अंडे होते हैं, वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल माना जाता है। तो नेचर ने हम लोग को इस तरह से बनाया है कि जो सबसे छोटा सेल होता है वो सबसे बड़े सेल से मिलता है, और फिर संतान की उत्पत्ति होती है। फिर खैर एक डिफरेंट टॉपिक है, बट स्टिल मैं सोचा मैं आपको जानकारी दे दूं। तो जो शुक्राणु का जो हेड, जैसा कि मैंने बताया, उसका लेंथ 4 to 5 माइक्रोमीटर होना चाहिए, विड्थ 3 to 4 माइक्रोमीटर होना चाहिए, और बहुत ही स्मॉल होता है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इसका शेप। तो जो शुक्राणु के हेड का जो शेप होता है वो अंडाकार या ओवल शेप में होना चाहिए।
और इसके अलावा अगर कुछ भी चीजें, बहुत सारे देखा गया है कि बहुत बार जब हम मॉर्फोलॉजी की जांच करते हैं तो ये ओवल नहीं होकर के या इसका साइज सेम नहीं होकर के बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है, और हम लोग माइक्रोस्कोप में इसको देख के पता करते हैं कि जो मॉर्फोलॉजी है किसी भी शुक्राणु का वो कैसा है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो महिलाओं के अंडे होते हैं वो सबसे बेस्ट शुक्राणु को ही रिसीव करते हैं, यानी जो सबसे बेस्ट शुक्राणु होता है उसी को अपने अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए आमंत्रित करते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि उसमें सिलेक्शन की कैपेसिटी होती है। तो जितना अच्छा मॉर्फोलॉजी होगा उतना ही जो 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 फर्टिलाइजेशन का रेट होता है या जो संतान प्राप्ति का रेट होता है वो भी बढ़ता है। तो बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है कि जो मॉर्फोलॉजी का जो जो संख्या है, परसेंटेज है, वो कितना है। और WHO के अनुसार अगर किसी भी सीमेन सैंपल में अगर शुक्राणु 4% नॉर्मल है, इसका मतलब उसे हम लोग नॉर्मल स्पर्मिक बोलते हैं, नॉर्मल सीमेन मानते हैं। और बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि जो शुक्राणु है वो या तो स्मॉल हो जाते हैं या कभी कभी इसका साइज बहुत बढ़ जाता है, उसका शेप टैपर्ड होता है, पाइरिफॉर्म होता है, या उसमें टेल में कहीं ना कहीं डिफेक्ट होता है, या कहीं ना कहीं मिड पीस में डिफेक्ट होता है। ये सारे डिफेक्टिव स्पर्म माने जाते हैं। और जब भी आपके डिफेक्टिव स्पर्म की संख्या ज्यादा होगी तो ये एक संतान प्राप्ति नहीं होने के कारण हो सकते हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट हम लोग माइक्रोस्कोपिकल सीमेन एनालिसिस में देखते हैं वो है पस सेल या राउंड सेल की संख्या। राउंड सेल्स क्या हुआ कि बहुत सारे सेल्स जो इपिथेलियल सेल्स हुए, जो WBCs हुए, जो और भी अदर सेल्स हुआ, जैसे राउंड द इमेच्योर जर्म सेल्स हुआ, ये सब कभी कभी आपके स्पर्म सीमेन सैंपल में ज्यादा मात्रा में दिखते हैं। और ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली जब आपका पस सेल ज्यादा हो। WHO के अनुसार आपके सीमेन में पस सेल की संख्या 1 मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर ये ज्यादा है, ये किसी न किसी इन्फेक्शन को शो करता है। तो इसके द्वारा हम लोग एक आइडिया मिलता है कि आपके सीमेन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली हमने 6 से 7 से 8 चीजों को आपके बारे में आपको बताया कि सीमेन एनालिसिस में हम लोग मेनली एक तो सीमेन एनालिसिस करने के लिए 2 से 7 दिनों का गैप रखें, एक आइडियल WHO के अनुसार बताया गया है। दूसरा, जब सीमेन सैंपल आता है तो हम उसमें लिक्विफेक्शन टाइम देखते हैं। सेकेंड, उसका कलर देखते हैं। थर्ड, उसका पीएच देखते हैं, विस्कोसिटी देखते हैं। ये सब सारा हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। और उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, जिसमें हम लोग स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन काउंट या डेंसिटी को देखते हैं। सेकेंड हो गया स्पर्म मोटिलिटी को देखते हैं। तीसरा स्पर्म वाइटलिटी। फोर्थ मॉर्फोलॉजी। एंड सबसे लास्टली राउंड सेल या पस सेल का संख्या कितना है। ये 5 चीजों को हम लोग देखते हैं। और इसी के साथ हमने ये भी देखा है कि अगर किसी भी पुरुष का स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से कम है तो उसको हम लोग ओलिगोजूस्पर्मिया बोलते हैं, इस एब्नॉर्मलिटी को, जहां पे इसके सीमेन के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक तय मात्रा से नीचे होती है। इसी में अगर किसी पुरुष के शुक्राणु 10 मिलियन या 5 मिलियन से भी कम हो तो उसको हम लोग मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया या सेवियर ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। उसी तरह से गतिशीलता अगर किसी का 40% से कम हो तो उसको हम लोग एस्थेनोजोस्पर्मिया बोलते हैं। और अगर मॉर्फोलॉजी है, अगर वो 4% से कम हो तो उसको हम लोग टेरेटोजोस्पर्मिया बोलते हैं। और ओवरऑल बहुत बार आपने देखा होगा कि एक टर्म आती है एजोस्पर्मिया, जिसमें पुरुष के सीमेन में कोई शुक्राणु ही नहीं होती है, जिसमें शुक्राणु की मात्रा नील होती है, तो उसको हम लोग एजोस्पर्मिया बोलते हैं। और कभी कभी कुछ पुरुष जो है सीमेन कलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, मतलब वो सीमेन इजैकुलेट ही नहीं कर पाते हैं, और उस कंडीशन को हम लोग एस्पर्मिया बोलते हैं। तो हमने डिफरेंट कैटेगरीज बताया कि किसको हम किस तरह से नाम देते हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी आता है जहां पे शुक्राणु तो होते हैं लेकिन उसमें कोई मोटिलिटी नहीं होती है, और उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट
एस्ट्रोजोस्पर्मिया, जहाँ पे शुक्राणु प्रेजेंट होता है, शुक्राणु एकदम सीमेन में होता है, लेकिन उसमें कोई भी गतिशीलता नहीं होती है। और ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में नॉर्मली हम जो स्पर्म माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं वो सारे इमोटाइल होते हैं, तो हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि उसमें से कौन मोटाइल है, कौन लाइव है, कौन डेड है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम डेड स्पर्म को ही कैच करके अपना प्रोसीजर इक्सी या सारी चीजें करते हैं, जिससे उनके फर्टिलाइजेशन की क्षमता नहीं होती है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी अब बहुत सारे मेथड्स आ चुके हैं, जिसको हम लोग यूज करके अगर किसी कोई पुरुष एब्सोल्यूट एस्ट्रोजोस्पर्मिया से सफर कर रहा है, तब भी हम उनको हम लोग संतान प्राप्ति करवा सकते हैं। और कुछ केमिकल्स आए हैं, कुछ लेजर यूज करके हम लोग लेजर शॉट यूज करके पता करते हैं, या मॉडिफाइड एचओएस मेथड यूज करते हैं। मतलब ये सब मेथड करने के बाद अगर कोई भी पुरुष के शुक्राणु में कोई भी गतिशीलता नहीं है, तब भी हम उसके आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान उनको संतान प्राप्ति करवा सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि चलो ये तो आपका सारा चीज नॉर्मल हो, तो अगर आप मेरे पास आए, आपने जांच करवाया और रिपोर्ट में सारे रिपोर्ट अगर आपके नॉर्मल हैं, तो हम आपको डिफरेंट देखते हैं कि आपके लिए जो बेस्ट सुटेबल ट्रीटमेंट है वो क्या है। और जो ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है वो इधर हम लोग टाइम इंटरकोर्स डिपेंडिंग ऑन कि आपकी पत्नी, आपकी पार्टनर का रिपोर्ट कैसा है, या हम आईवाई सजेस्ट कर सकते हैं। ये सब तो बहुत प्रिमिटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जो हम कभी भी इसको यूज कर सकते हैं अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। लेकिन अगर आपके शुक्राणु की संख्या कम है, तो उस केस में हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो मेथड यूज करके आपको हम संतान प्राप्ति करवाएं। तो जो उसमें सबसे ऊपर आता है, दो मेथड आता है, एक आईवीएफ और एक सी। अगर आपके शुक्राणु 15 मिलियन से कम है और 5 मिलियन से ऊपर है, तो हम लोग जो मेथड अपने लेबोरेटरी में यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजर। उस केस में हम लोग आपके जो है शुक्राणु को, मतलब सबसे पहले तो आपके पत्नी को कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, और जब उनके अंडे बहुत अच्छे से पक जाते हैं, वो जब मैच्योर हो जाते हैं, तो उनको बेहोश करके हम लोग उनके अंडे को निकालते हैं। और उसके साथ आप उसी दिन आपके शुक्राणु सीमेन सैंपल लेते हैं। वहां आपके जो शुक्राणु होते हैं उसको कुछ लेबोरेटरी में हल्का सा उसको वॉश करके, प्रिपेयर करके 20 से 25 हजार शुक्राणु में आपके पार्टनर के एक अंडे को छोड़ दिया जाता है। और फिर हम लोग 10 से 12 घंटे, 18 घंटे के बाद उसमें से आपके शुक्राणु मतलब अंडे को निकाल करके देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। तो आईवीएफ प्रक्रिया में हम जो पुरुष के हैं वो 15 से 20 हजार या 25 हजार शुक्राणु को एक अंडे के साथ मिलाते हैं। और ये उसी पुरुष के लिए यूज होता है जिसके शुक्राणु में भी 5 से 10 15 मिलियन के बीच में होता है। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे जो पुरुष होते हैं उनके शुक्राणु बहुत ही कम होते हैं, ये बोलिए कि 5 मिलियन से भी कम होते हैं, या 1 मिलियन से भी कम होते हैं, या कभी कभी एजोस्पर्मिक भी होते हैं। तो इन दैट केस जो हम लोग एक नई पद्धति जो आई है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्सी, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसको यूज करके आपको हम संतान प्राप्ति करवाते हैं। और इस मेथड में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके शुक्राणु 10 भी हैं, अच्छे शुक्राणु मिल गए माइक्रोस्कोप में, उसको हम कैच करके एक शुक्राणु को एक अंडे के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो इस मेथड के द्वारा हम लोग आपको संतान प्राप्ति करवा सकते हैं। और मुझे लगता है कि वैसे पुरुष जिनको लगता है कि उनके शुक्राणु बहुत कम है, या उनके रिपोर्ट में शुक्राणु की संख्या बहुत कम आई है, वो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी पुरुष के शुक्राणु नील हैं और उन्होंने अपने अंडकोश की जांच करवाई है और उसके अंडकोश में थोड़े स्पर्म्स दिख रहे हैं, थोड़े स्पर्मेटोजोआ दिख रहे हैं, तो हम लोग उसके अंडकोश के इसी शुक्राणु को यूज करके इक्सी प्रक्रिया के द्वारा संतान प्राप्ति करवा सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स मैंने बताया, आईवीएफ, इक्सी, जिसको यूज करके
कोई भी पुरुष जो कि अब लगता है कि उनके शुक्राणुओं में कुछ डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, वो आराम से अपना इलाज करवा सकते हैं आईवीएफ प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि ये एक जमाना था आज से 10 साल 15 साल पहले, जब लोग इस प्रक्रिया को ये प्रक्रिया जब नहीं थी तो जिसके भी शुक्राणु बहुत कम होते थे वो संतान प्राप्ति नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोग के पास वो तकनीक उपलब्ध है कि आप उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके संतान प्राप्ति कर सकते हैं और आप अपने खुद के शुक्राणु से संतान प्राप्ति कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो शुक्राणु में एक और चीज मुझे लगता है वो है डीएनए डैमेज एनालिसिस, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोगों के सारे शुक्राणु के रिपोर्ट नॉर्मल रहते हैं, लेकिन उसमें जो डीएनए का जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा होता है। वो जो एक डिफरेंस रेंज है, जो एक हम लोग मानते हैं कि किसी भी सीमेन सैंपल में जो डीएनए डैमेज है वो 30% से कम ही होना चाहिए आइडियली, लेकिन कभी कभी उससे ज्यादा होता है। तो उस केस में हम लोग डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स करते हैं, डीएफआई, और ये इजिली हर एक लेबोरेटरी में, मुझे लगता है कि सारे मोस्ट लेबोरेटरी में अवेलेबल है। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है और इस माध्यम के द्वारा अगर आपके शुक्राणु में डीएनए डैमेज की मात्रा ज्यादा है तो उसको हम पता कर सकते हैं और उसका प्रॉपर 2 से 3 महीने दवाई लेकर के आप उसको ठीक कर सकते हैं और उसके बाद अपना इलाज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आ, आ, अगर आप निसंतानता से जूझ रहे हैं, अगर आप निसंतान हैं और अगर आपने अपना जांच करवाया है और उसमें पुरुष में प्रॉब्लम है या अपना जांच नहीं करवाए हैं, तो आप जांच करवा करके जो भी रीजन है उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और कोई भी पुरुष अगर उसके शुक्राणु बहुत कम है फिर भी वो आईवीएफ प्रक्रिया के द्वारा संतान प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इंतजार नहीं करना है, आप आज ही किसी भी जो स्पेशलाइज्ड आईवीएफ सेंटर है उसमें अपना जांच करवाएं। सबसे पहले कि पता करें, और ट्रस्ट में जो सीमेन एनालिसिस का जांच है वो बहुत ही इजी होता है, बहुत ही सिंपल है। इसमें ज्यादा ना ही कोई पेनफुल नहीं है। आपको सिर्फ अपना सीमेन सैंपल देना है लेबोरेटरी में और वो आपका जांच करके बता देंगे कि दिक्कत कहाँ पे है। और मुझे लगता है कि डरने की कोई बात होती नहीं है और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। मात्र 300 से 500 रुपए में आप अपना जांच करवा करके पता कर सकते हैं कि दिक्कत कहीं आप में तो नहीं है। और मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी भी लैब में जांच करने के पहले उस लैब को परखें। उस स्पेशलाइज्ड लैब में जांच करवाने से हमेशा जो आपका रिपोर्ट है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और उसके आधार पे अगर आपका रिपोर्टिंग अच्छा है, अगर आप डायग्नोस अच्छे से कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जो सारा का सारा ट्रीटमेंट है वो आपके डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप अगर निसंतानता से जूझ रहे हैं, अगर आप संतान प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने नजदीकी जो जो सेंटर से डॉक्टर से उनसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको इस बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और आशा करता हूं कि जो आज हमने डिस्कस किया वो डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद होगा। आप इसे अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो आपको जरूर कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखें। अगर आप से अगर आपको लगता है कि कोई आपके नजदीकी कोई रिलेटिव या कोई भी दोस्त अगर आपसे इससे ग्रसित हैं तो आप उसको ही पास कीजिए, उनको समझाइए कि निसंतानता जो है एक ट्रीटेबल ट्रीटेबल बीमारी है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और अब निसंतानता से डरना नहीं है बल्कि निसंतानता को भगाना है। और मुझे लगता है कि एक जो अब ये एक मूवमेंट चलना चाहिए कि जो भी लोग निसंतान हैं वो अपने निसंतानता के जो जिस कष्ट को झेल रहे हैं उसको दूर करें और उसके साथ साथ
जो जो एक फैमिली वाली खुशी होती है, एक बच्चे की जो एक संतान प्राप्ति की खुशी होती है, वो हर एक के जीवन में हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।